आज बात राजनीति और सवर्ण तुष्टिकरण की। बीजेपी आरएसएस लगातार मुस्लिम तुष्टिकरण के मुद्दे को उठाती रही कि सरकार मुस्लिम को तुष्टिकरण कर रही है। क्या हुआ, कितना तुष्टिकरण हुआ, मुस्लिमों के लिए क्या पॉलिसी बनी, कितने संसाधन उस पर खर्च किए गए, अपने आप में शोध का विषय है। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में ऐसा माहौल पैदा किया गया कि जैसे बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारें सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही हैं। इस आधार पर पूरे हिंदू बहुल संख्या को आरएसएस बीजेपी कुछ हद तक इकट्ठा करने में कामयाब रही। उसके आधार पर 14 के चुनाव में नरेंद्र मोदी अपनी जातीय अस्मिता का कार्ड खेलते हुए पिछड़े वर्ग के अधिकांश वोट को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। 19 में भी सरकार रिपीट हुई। लेकिन क्या यह सरकार सिर्फ सवर्णों के तुष्टिकरण के लिए काम कर रही है, या उत्तर भारत हिंदी प्रदेश में जहां सामाजिक न्याय की सरकार है वे भी सवर्ण तुष्टिकरण के शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? एक बेहद ही गंभीर सवाल। आइडेंटिटी के सवाल पर नरेंद्र मोदी सरकार में जाहिर है कि सबसे ज़्यादा ओबीसी मंत्री बने, राष्ट्रपति एक दलित बने, फिर अभी वर्तमान राष्ट्रपति महिला आदिवासी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये सब सांकेतिक सब हुए, मंत्री बनाए गए, एमएलए एमपी बनाए गए। लेकिन क्या यह सरकार ओबीसी के लिए कोई कमीशन गठित की, कोई योजना बनाई या कोई कास्ट सर्वे करवाया? नहीं। हालांकि उल्टे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि हम कास्ट सर्वे नहीं करा सकते हैं। इसी बीच राजनीतिक हलकों में जाति जनगणना के सवाल ने तूल पकड़ा और बिहार ने पहलकदमी की। सबसे पहले बिहार में कास्ट सर्वे हुआ। हालांकि उसको रोकने के लिए बीजेपी समर्थक कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। फाइनली कास्ट सर्वे वहां पे हुआ, उसके आंकड़े भी आ गए हैं। सबसे बाद में ये एपिसोड यहां बना रहा हूं सोच समझ के समीक्षा करते हुए। आंकड़े पब्लिश हुए और एक भूचाल राजनीति में आया। हर जगह ये चर्चा हुई। लेकिन अभी हाल ही में पत्रकारों के ऊपर और संजय सिंह, पत्रकारों के ऊपर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और संजय सिंह की गिरफ्तारी, एक कयास ये लगाया जा रहा है कि जाति सर्वे का जो रिपोर्ट आया है कास्ट सर्वे का, उसको उस विमर्श से गायब करने के लिए ये सब घटना हुआ है। ये अपने आप में एक शोध का विषय है। लेकिन चलिए, पहली बार बिहार ने ऐतिहासिक पहल की। 1931 के बाद पहली बार एक कास्ट सर्वे हुआ। किस जाति की संख्या कितनी है, किन समुदायों की संख्या कितनी है, यह स्पष्ट रूप से बाहर आया। और उसमें मोटा मोटी आप समझ रहे हैं कि पिछड़े अति पिछड़े मिलाकर 63%, 27% और 63%, 63%, शेड्यूल कास्ट 19.5%, साढ़े 19% के आसपास, सवर्ण 15 दशमलव समथिंग है, 15 के ऊपर हल्का सा 15%। इसमें मुस्लिम आबादी भी सम्मिलित है, जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो भी सम्मिलित है। तो मोटा मोटी बिहार का पिक्चर जो है, बिहार की तस्वीर है, सामाजिक तस्वीर सामने आई है। नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा, ऐतिहासिक घोषणा ये की 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। लेकिन उसके अगले दिन एक घोषणा और हुई, उसके बारे में कम चर्चा हुई है। उसी पे मैं थोड़ा सा आने वाला हूं। लेकिन इसके पहले समझते हैं ये कैसे बीजेपी एजेंडा सेट करती है और उसको अपने विरोधियों को भी इस एजेंडे में फंसा लेती है। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कोटा का। ईडब्ल्यूएस कोटा बगैर किसी आंकड़े, बगैर किसी सर्वे के 10% लागू किया गया और तकरीबन 48 घंटे के अंदर वो पास भी हो गया। कास्ट सेंसस नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ, सवर्णों का भी सेंसस नहीं हुआ। और जिस तरीके से नॉन साइंटिफिक तरीके से, गैर वैज्ञानिक तरीके से ये कोटा लागू किया गया वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इस चक्रव्यूह में जो अपोजिशन दल थे वो भी उसमें फंस गए और फाइनली ये लागू हो गया। अब आइए महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल में क्या हुआ? भाषण हुए संसद में, सब लोगों ने कहा कि इसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कोटा विद इन कोटा, सब भाषण हुए। लेकिन 2 मुस्लिम सांसदों को छोड़कर सारे ने उसके पक्ष में समर्थन दिया। यानी कि एक तरह से सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया।
तो ये एक तरीके से दोनों बिल इस सवर्णों के तुष्टीकरण के लिए आई। ईडब्ल्यूएस तो पहली बार जातिवादी कोटा है कि उसमें सिर्फ सवर्ण को सिर्फ आरक्षण मिलेगा और कोई इस देश में गरीब नहीं है। तो सवाल ये है कि बीजेपी अपने एजेंडा में कामयाब है। वह दलितों से, आदिवासियों से और पिछड़ों से सबसे हिंदू बनाकर वोट लेती है, और जब वोट सरकार बन जाती है तब वह काम करती है सवर्णों के लिए। लेकिन बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट है, इससे कोई असहमति नहीं है। लेकिन क्या सामाजिक न्याय आधारित जो पार्टियां हैं, क्या वो भी सवर्ण तुष्टीकरण से बाहर नहीं निकल पा रही? उदाहरण दे रहा हूं कि 3 तारीख को बिहार सरकार की ओर से जुडिशरी सर्विसेज में संशोधन करके नियम 10% आरक्षण लागू हुआ। अब मान लीजिए कि 15% टोटल पॉपुलेशन है, तो 15% टोटल पॉपुलेशन में सब तो ईडब्ल्यूएस में नहीं होगा। अगर 10% भी ईडब्ल्यूएस है, मैं समझता हूं कि उससे कम ही होगा वहां पर, क्योंकि वहां के ज़्यादा संसाधनों पर जो है ना सवर्ण जातियों का ही एकाधिकार है। तो यदि मान लीजिए 10% भी है तो 10% को 10% कोटा, 10% को 10% कोटा, और बीसी ओबीसी पिछड़ी जातियां 63% उनकी आबादी है, क्या उनके लिए कोई विशेष योजना की घोषणा की गई? क्या अनुपात में आरक्षण बनाया गया? शेड्यूल कास्ट 19.5% से ज़्यादा है, क्या उसके लिए कोई योजना की घोषणा हुई? क्या कोई स्कॉलरशिप की घोषणा हुई? नहीं। तो अगले ही दिन यह जानते हुए भी ये सब राजनीतिक के जो मैथमेटिशियन है वो समझते हैं कि आरजेडी और जेडीयू को सवर्णों का वोट नहीं मिलता है। बिहार में स्पष्ट है कि वहाँ पर सवर्ण वोट 95% वो बीजेपी के साथ है। फिर भी यह 10% को 10% भी मान ले तो 10% को 10% आरक्षण, यह क्या है? यह सवर्ण तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? मुसलमान की आबादी तकरीबन 17% के आसपास है, उनके लिए कोई योजना आई? तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कम से कम आप बहस को आगे बढ़ाएं ताकि जो पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ हैं, उनको भी वाजिब उनकी संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। अब आइए दूसरा सवाल आपके सामने लिए चलता हूँ। क्या इस जातीय जो कास्ट सर्वे रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, इससे अभी किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यह कहना मुश्किल है। और उदाहरण दे रहा हूं, जब मंडल कमीशन आया तो पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिला, सरकारी नौकरी में भी आया और राजनीति में भी एक बवाल कटा। इस मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल यात्रा निकला था, राम जन्मभूमि यात्रा। और देखिए इसकी त्रास थी कि हिंदी पट्टी में जितने लोग मंडल समर्थक थे वो सब धीरे धीरे वो कमंडल में चले गए, एनडीए के पार्ट बन गए। रामविलास पासवान मुखर नेता थे, उनके घर पर हमला भी हुआ था मंडल कमीशन के आंदोलन के समय में। शरद यादव बड़े नेता थे, सामाजिक न्याय के धुरंधर थे, वो भी एनडीए के लंबे समय तक कन्वीनर रहे। उसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी रहे, वो भी एनडीए के पार्ट बन गए। नीतीश कुमार जी अभी यूपीए के पार्ट हैं लेकिन लंबे समय तक बीजेपी के साथ ही रहे। नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े समाजवादी रहे लेकिन वो भी अभी बीजेपी के साथ ही हैं। तो चलिए, नवीन पटनायक तो कायस्थ समुदाय के हैं, लेकिन जो दलित पिछड़ी जातियों हैं, ऐसा क्या हुआ कि मंडल की राजनीति से निकले और कमंडल में समा गए? और कमंडल में चले गए, क्यों चले गए? क्या ओबीसी के लिए कोई खास सुविधा का प्रावधान किया एनडीए ने? नहीं किया। अगर दूसरा मंडल कमीशन आया तो अर्जुन सिंह ने शिक्षा में उनको आरक्षण दिया, बीजेपी ने अभी कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाने के अलावा। इसकी साइकोलॉजी को समझिए। अगर 63% बिहार में पिछड़ों की आबादी है, 36% अति पिछड़ों की आबादी है, तो सवर्ण सोच में और पिछड़े दलित को सोच में एक अंतर होता है। सवर्ण सोच ये होता है कि जिसकी आबादी है उसका एक नेता तैयार करो और एजेंडा अपना चलाओ। ये 10 साल में आपने देख लिया। पिछड़ा प्रधानमंत्री, 27 मिनिस्टर ओबीसी के कैबिनेट में हैं, एक भी ओबीसी के लिए कोई योजना नहीं बनी है, कोई कमीशन नहीं बैठा है। लेकिन हमारे समाज के लोग भी मेरे जात का नेता है और मंत्री हैं, ये देख के खुश हो जाते हैं। उनको कोई एजेंडा से मतलब नहीं है। संख्या के अनुपात में संसाधन और नौकरियों के हिस्सेदारी का सवाल नहीं उठता, सिर्फ अपने जात का नेता देखना चाहते हैं। ये सोचिए कि जैसा बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया, आरएसएस ने एक्सपेरिमेंट किया कि नेता बनाओ पिछड़ों को और एजेंडा चलाओ अपना। जैसे विनय कटियार
राम जन्मभूमि के फायर ब्रांड लीडर थे, कहाँ चले गए हाशिए पे पता नहीं लगा। उमा भारती, कल्याण सिंह, तमाम। और इनको जब रिटायर्ड एक तरह से राजनीति से करा दिया गया तो नए नए चेहरे लाए। नरेंद्र मोदी साहब पिछड़े के बड़े नेता के तौर पे पेश किया गया उनको। तो समाज की सोच ये है कि एजेंडा अपना चलाओ और चूंकि वोट इनसे लेना है तो इनके बीच से एक नेता तैयार करो। फर्ज कीजिए कि बिहार की राजनीति में अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड होगी। नौकरी संसाधन में कितना डिमांड करेंगे ये मैं नहीं जानता, और हमारे लिए एजेंडा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और स्कॉलरशिप, नौकरी और संसाधन का जो है बंटवारा है उस पर बहस हो। लेकिन राजनीति में भी अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात उठी और आरएसएस बीजेपी अति पिछड़ों से ज़्यादा टिकट दे देता है। अभी वहाँ के दलित नेता बीजेपी के साथ ऑलरेडी हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। दलित नेतृत्व तो उधर है। समाज कश्मकश में है, वो यूपीए के साथ रहना चाहता है, वोट भी करता है, लेकिन एक बड़ा चंक इन दलित नेताओं के साथ बीजेपी में चला जाता है। और बीजेपी वो पार्टी जो निजीकरण कर रही है, रिजर्वेशन को इररिलेवेंट बना रही है, तो ऐसे दलित और इसके समर्थक अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपना पाँव काट रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आरएसएस बीजेपी अति पिछड़ों से नेता उभार दे और पिछड़ों से नेता उभार दे, ज़्यादातर टिकट उन्हीं को दे दे, तो सवर्ण समाज चुपचाप जाके उसी को वोट देगा और उन जातियों के जो समर्थक है वो भी उसी को वोट देंगे। तो आरएसएस बीजेपी पिछड़ों अति पिछड़ों से नेता बना सकता है और उन्हीं पिछड़ों अति पिछड़ों से आपके हकमारी कर सकता है। ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाएगा जो आपके हितों की हत्या करेगा। पिछले 10 साल का अनुभव से अगर नहीं समझें, एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, नौकरियां नहीं है, महंगाई चरम पर है, लेकिन आपको हिंदू राष्ट्र में दिलचस्पी है, यह धर्म आधारित राष्ट्र नहीं होगा। आप समझिए, यह धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्र होगा जिसमें यह वर्ण व्यवस्था लागू होगी। तो इसलिए इस रणनीति को समझिए कि बीजेपी को अपने जात, अपने सवर्ण का नेता बनाने में दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी को सवर्ण एजेंडा लागू करवाने में, सवर्ण एजेंडा को पुश करने में और उसके इशारों पर तमाम विपक्षी दलों को नचाने की महारत हासिल है। इसलिए कम से कम समाज खुद जागृत हो, समाज बातचीत करे, समझे कि उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है। शिक्षा में, विश्वविद्यालय में उनके बच्चों को भविष्य के बर्बाद करने की पूरी तैयारी चल रही है। इसलिए आप मुखर हो, नेताओं से सवाल करें और हर जगह अपने हक हकूक की मांग करें। यही मेरा कास्ट सर्वे पे कहना था कि दलित पिछड़ा समाज सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी लेता है, एजेंडा में और नीतियों में दिलचस्पी नहीं लेता, उस पर कोई बहस ही नहीं करता। सिर्फ एमएलए एमपी बना दो तो ये तो बहुत छोटा सा काम है। आरएसएस बीजेपी आपसे ज़्यादा ओबीसी एमपी बना देगी, आपसे ज़्यादा दलित एमपी बना देगी, लेकिन एजेंडा क्या होगा, कास्ट सर्वे का रिपोर्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, यह देखना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि 3 तारीख को जो सवर्ण रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस लागू घोषणा हुई बिहार में 10% से कम की आबादी को 10% आरक्षण और पिछड़ों की आबादी 63% 27% में अटका है, दलितों की आबादी 19.5% वो 15% पे अटका है। ये तमाम मसला है। आप तय कीजिए, आपको नेता बनना है, अपने समाज के लिए बेहतर के लिए, अपने समाज के बेहतरी के लिए एजेंडा और नीति निर्धारण करवाना है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।